हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कौटिल्य आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस सीरीज में जनरल अवेयरनेस को कवर कर रहे हैं और इस क्लास में हम पढ़ रहे थे बैंकिंग अवेयरनेस, राइट। बैंकिंग अवेयरनेस में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने दो टॉपिक पढ़े थे। फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ बैंक्स और सेकेंड टॉपिक जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, क्या? स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स। ओके, तो हिस्ट्री ऑफ बैंक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैंक, आई होप ये दोनों लेक्चर ही आपके लिए बेनिफिशियल रहे हो, आपको इनमें से बहुत कुछ समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे AIFIs की ओर, मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ओर। ओके, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते क्या हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, इन चीज़ों के बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। देखो, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब AIFI, बेसिकली ये जो है किसी विशेष उद्देश्य मतलब सॉरी किसी स्पेशल पर्पस के लिए इनको बनाया जाता है। और अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक सेक्टर में ये वर्क करते हैं। कौन? AIFIs। AIFIs जो है पूरे इंडिया में ओनली 5 AIFIs वी हैव, मतलब हमारे पास सिर्फ 5 AIFIs हैं जो अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किए गए हैं कि आपको इनके नीचे जो है बैंक्स काम करते हैं। ठीक है, ये बैंक को फोकस्ड रहने के लिए प्रमोट करती हैं कि आपको किस तरीके से फोकस रहना है अपने काम पर, आपको किस तरीके से काम करना है, सारी चीज़ों की अगर हम बात करें तो AIFIs जो है प्रमोट करती हैं किसी भी एक क्षेत्र को फोकस करने के लिए। अब अगर आप किसी ग्रामीण एरिया से या किसी एग्रीकल्चर फील्ड से अगर आप हैं और चाहते हैं कि भाई आपको लोन मिले, तो इसके लिए बैंक को अगर कोई एडवाइजरी जारी करता है तो बेसिकली RBI जारी करता है, पर RBI के थ्रू अप्रत्यक्ष रूप से मतलब इनडायरेक्टली आपको नाबार्ड का नाम मिलेगा, राइट। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो बेसिकली किस लिए डेवलप किया जाता है? नाबार्ड जो है बेसिकली किस क्षेत्र में काम करता है? रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो बाकी भी ऐसे ही बहुत सारी संस्थाएं हमें देखने को मिलेंगी। टोटल 5 इंस्टीट्यूशंस हमें देखने को मिल सकते हैं AIFIs के अंदर। तो अगर मैं AIFI की बात करूं, टोटल AIFI हमारे पास इंडिया में अगर मैं बात करूं तो टोटल 5 AIFIs हैं और इन 5 को अलग अलग सेक्टर में काम करने के लिए RBI द्वारा इंस्ट्रक्ट किया जाता है। इनमें क्या है? सबसे पहला है नाबार्ड। देखो, नाबार्ड जो है जैसे कि इसका फुल फॉर्म सभी को पता होगा, क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होगा इसका नाम? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर एंड रूरल के लिए कौन सा बैंक काम करता है? बेसिकली RRBs काम करते हैं। रीजनल रूरल बैंक जो है वो रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं। तो जो रूरल की अगर मैं RRBs की अगर मैं बात करूं तो उसकी होल्डिंग जो अथॉरिटी किसके पास होगी? नाबार्ड के पास है। वो नाबार्ड के इंस्ट्रक्शन पर वर्क करता है। ठीक है, तो ऐसे ही नाबार्ड के अलावा हमें देखने को मिलता है एग्जिम बैंक। एग्जिम बात करूं, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एग्जिम का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। क्या मतलब होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ओके, तो भाई एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है, इसके लिए हमारे पास अच्छा लॉजिस्टिक होना चाहिए। हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है, अगर हम उसकी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो प्रोडक्ट बनने के बाद उसको एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या मतलब है उस प्रोडक्ट का, राइट। तो इसके लिए क्या है? एग्जिम बैंक, मतलब अगर एक कंट्री से आपको दूसरे कंट्री तक या फिर एक स्थान से आपको दूसरे स्थान तक किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट करना है या फिर आप वहाँ से कोई चीज़ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ये काम किसका होगा? एग्जिम बैंक का होगा। किसका होगा? एग्जिम बैंक का होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल सर्विसेज कौन देगा? एग्जिम बैंक देगा। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, जिसका नाम है सिडबी। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या लिखेंगे हम इसको? स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल क्यों? भाई बड़ी इंडस्ट्रीज को तो हर कोई लोन देने को रेडी है। आज की डेट में बड़ी इंडस्ट्रीज को लोन तो बहुत आसानी से मिल जाता है, बट अगर हम छोटे छोटे उद्योग जैसे कि आप कुटीर उद्योगों की बात करें, लघु उद्योग जैसे कि MSME की अगर हम बात कर लेते हैं,
इसमें सभी छोटे छोटे उद्योग आ जाते हैं, ठीक है। तो एमएसएमई को अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए है और बेसिकली एमएसएमई को फोकस करके अगर हमें कुछ वर्क करना है, उनको अगर फाइनेंशियली हमको डेवलप करना है, तो उसके लिए काम करता है सिडबी, ठीक है। तो सिडबी किस पर्पस से बनाया गया है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को हेल्प करने के लिए, उसको फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए हमने किसका निर्माण किया है भाई? सिडबी का। नेक्स्ट है हमारा एनएचबी। क्या है? एनएचबी। एनएचबी मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक, इसको हम बोलेंगे क्या? नेशनल हाउसिंग बैंक, ओके, ठीक है। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है बेसिकली काम करेगा किस चीज के लिए? जैसा कि दिख ही रहा है नेशनल हाउसिंग बैंक मैंने बोला है, तो मतलब ये काम करेगा आपके हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने के लिए। किस लिए? आवास ऋण जिसको आप बोलते हैं, है ना। आप किसी सिटी में नए गए हुए हैं और अगर आपको वहां पर या कहीं पर भी आपको हाउसिंग लोन लेना है, मतलब घर के लिए लोन लेना है, तो वो सबसे बड़ी ऐसी अथॉरिटी किसके पास है? एनएचबी के पास है। सबसे बड़ा ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली संस्था कौन सी है हमारे पास? एनएचबी है, ठीक है। और अभी जो एकदम न्यूएस्ट आया है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं नेबफिड। नेबफिड जो है स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। मतलब भाई अब इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सी नई चीज है? ये क्या होता है? देखो आधारभूत संरचनाएं क्या होती हैं? अगर हम बात करें आधारभूत संरचनाओं की, तो बेसिकली जो बिजली, पानी और सड़क वगैरह, मतलब आप रोडवेज कह सकते हैं, ठीक है। आप बात करें तो वाटरवेज कह सकते हैं, है ना, या फिर एयरवेज भी कह सकते हैं। क्यों भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर में तो ये सारी चीजें आएंगी ना। मतलब अगर हम इनको अच्छा करेंगे तभी तो हमारे देश में डिमांड एंड सप्लाई की जो चेन है वो स्ट्रांग हो पाएगी ना। डिमांड एंड सप्लाई की चेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही डिपेंड करती है। अगर हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो जो प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, अगर यहाँ से और उसको हमको मार्केट करना है यहाँ पर, तो हमारे पास ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज तीनों ही आ सकते हैं, राइट। ऊपर से सेकंड चीज क्या है कि हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज, मतलब अगर हम बात करें डीजल, पेट्रोल वगैरह जिसके जरिए जो है चीजें यहाँ से वहां जा रही हैं, या ई व्हीकल्स में हमारा जो डेवलपमेंट है, वो सारी चीजें हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिलती हैं। और इसके डेवलपमेंट के जरिए ही हम क्या डेवलप कर सकते हैं? बैंकों को, मतलब AIFIs को डेवलप कर सकते हैं, मतलब सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया को डेवलप कर सकते हैं नेबफिड के जरिए, ठीक है। तो इसी फील्ड में हमको आगे बढ़ना है। ये जो शॉर्ट समरी मैंने दी हूँ, छोटी सी चीज थी। अब इसकी इन चीजों के बारे में हमें पढ़ना है कि बेसिकली ये होते क्या हैं, इनका काम क्या होता है, ये वर्क कैसे करते हैं, किस तरीके से हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो जैसा कि हमने पढ़ा, भारत में टोटल 5 हमें देखने को मिलते हैं, है ना, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं नाबार्ड की, तो नाबार्ड जो है बेसिकली एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए बना है। नाबार्ड की जो स्थापना होती है वो होती है 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। नाबार्ड का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। किसके द्वारा? बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर। ये क्वेश्चन आते हैं भाई कि नाबार्ड जो है उसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है। और देश में जितने भी आरआरबी हैं, आरआरबी की अगर हम बात करें तो आरआरबी को कंट्रोल करने का सारा काम, उसका विनियमन करने का जो सारा काम है, या आरआरबी के रेगुलेशन का जो सारा काम है, वो कौन करता है भाई? आरआरबी रेगुलेशन। वो कौन करेगा? नाबार्ड करेगा। भाई क्यों करेगा?
क्योंकि ये रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के एरिया में वर्क कर रहा है। कौन? नाबार्ड। देखो लिखा ही है, इसका कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों, यानी कि इट फंक्शंस इज प्रोवाइड लोन्स टू प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो रूरल एरियाज में अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए कौन काम करता है? नाबार्ड काम करता है। नाबार्ड सीधे तौर पर व्यक्तियों को ऋण प्रदान नहीं करता। देखो एक बात ध्यान रखना कि नाबार्ड जो है वो डायरेक्ट अपने कस्टमर से कनेक्ट नहीं होता, बल्कि इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होता है? आपने छोटी छोटी, जैसे अब देखा आरआरबी आपने देखा, ठीक है, तो आरआरबी को कंट्रोल अगर रेगुलेशन नाबार्ड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि नाबार्ड जो है अपने ग्राहकों को लोन दे रहा है, नहीं, तो इनडायरेक्टली आरआरबीज के जरिए आगे जा रहा है। जैसा कि देखो ये भी पुनर्वित्त रिफाइनेंस एजेंसी है, ये भी ध्यान रखना कि ये एक रिफाइनेंस एजेंसी है, और इसी चीज के जरिए, रिफाइनेंसिंग के जरिए ये हर एक अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मैंने बोला डायरेक्ट नहीं देता, ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले गठनों को वित्त प्रदान करता है। मतलब देखो रूरल एरियाज में भी कुछ ऐसी, आरआरबी के अलावा भी ऐसी बहुत सारी समितियां हैं जो रूरल एरियाज में फाइनेंस प्रोवाइड करने का वर्क करती हैं, जिनमें एनबीएफसीज भी आती हैं, है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जब आपको समझ में आएगा कि ये होती क्या है। ठीक है, तो उसके जरिए कौन? नाबार्ड जो है रूल करता है, और उसके जरिए नाबार्ड जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं अगर रेगुलेशन की, तो नाबार्ड पर रेगुलेशन किसका था? जैसा कि मैंने बताया श्री बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। और अगर आपको आ जाता है क्वेश्चन क्राफी कार्ड, क्राफी कार्ड क्या है? तो क्राफी कार्ड इसी को कहा गया था, इसी से ये समिति जो है, ये कमेटी जो है, इसी का नाम था क्राफी कार्ड, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बी शिवरमन। ठीक है, जिन्होंने रूरल एंड एग्रीकल्चर एरियाज में फाइनेंशियल सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस नाबार्ड के एस्टेब्लिशमेंट को रेकमेंड किया था। ठीक है, तो क्राफी कार्ड का मतलब क्या है? कमेटी टू रिव्यू अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये होता है क्राफी कार्ड का फुल फॉर्म। क्या? कमेटी टू रिव्यू एग्रीकल्चर एग्रीमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके है ना, ये इसका फुल फॉर्म है, इसको याद कर लेना, रट लेना, जो भी हो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में, हाँ सीधी बात है भाई, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? नाबार्ड है, जो कि 100 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी, यानी कि इसमें कुल इनिशियल कैपिटल क्या था इसका? इनिशियल कैपिटल, देखो कैपिटल होते हैं बहुत सारे जो आपको आगे पढ़ने मिलेंगे। ठीक है, इनिशियल कैपिटल की अगर हम बात करें, मतलब इसमें पहली बार कितनी पूंजी लगाई गई थी? ठीक है, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पूंजी की जरूरत है, तो इसमें 100 करोड़ रुपए की इनिशियल कैपिटल से इसको स्टार्ट किया गया था, जो 2020 के अगर हम डेटा देखें तो 4080 करोड़ रुपए, और 22 में 17080 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ठीक है, दूसरी चीज कि इस पर भारत सरकार का स्वामित्व है। देखो आरबीआई ने ना अपने शेयर्स को जो है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया है। शेयर ट्रांसफर क्यों किया है? क्योंकि आरबीआई के पास एक ही काम नहीं है। ठीक है, आरबीआई के पास बहुत काम होते हैं, और ताकि उसका फोकस जो है वो हटे नहीं, है ना, जो स्पेसिफिक एरिया से उसका फोकस हटे नहीं और उसका फोकस उस एरिया में रहे, इसके लिए आरबीआई ने क्या किया है? अपनी कुछ जिम्मेदारियों को ट्रांसफर कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसी तरीके से नाबार्ड को भी क्या किया है? उसने ट्रांसफर किया है, नाबार्ड की जो शेयर्स हैं उनको भी ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो इसलिए अब इस पर किसका स्वामित्व हो गया? भारत सरकार का। ठीक है, किसका? इंडियन गवर्नमेंट का, है ना। अगर मैं बात करूं नाबार्ड की, तो आई होप नाबार्ड तक सबको क्लियर होगा कि नाबार्ड एक्चुअल में है क्या, इसका एस्टेब्लिशमेंट। एक और चीज कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में। ठीक है, अच्छा इसके एमडी कौन है? एमडी कौन है? श्री शाजी केवी। ठीक है, अगर नाबार्ड के एमडी पूछे जाते हैं तो उनका नाम है श्री शाजी केवी। ठीक है, शाजी केवी कौन है? अभी नाबार्ड के एमडी हैं, और ये 2019-20 से लगभग ये एमबी है, नहीं 21-22 से लगभग इनको एमडी बनाया गया है, और अभी इनका जो कार्यकाल है वो अभी भी चल रहा है। ठीक है,
तो ये हो गया नाबार्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक। ओके, तो नेशनल हाउसिंग बैंक, देखो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई है ना। अब नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना 1988 में हुई थी। 3 जुलाई 1988 को नेशनल हाउसिंग बैंक जो था वो डेवलप किया गया था, और एक्ट जो आया था वो 1981 में आया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एनएचबी एक्ट कब का है, तो 1981 का है, और एनएचबी एस्टेब्लिशमेंट कब का है, तो 1988 का है। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर क्या कहाँ पर है, दिल्ली, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और ये जो है जैसा कि मैंने बताया हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, जैसा कि इसमें सीधा ही लिखा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री, है ना। आवासीय लोन, हाउसिंग फाइनेंस का मतलब ये होता है कि या तो आवासीय ऋण आप कह सकते हैं या आवासीय वित्तीय सहायता आप कह सकते हैं। उसके लिए जो संस्था काम करती है वो कौन है, एनएचबी, ठीक है। और इसकी हिस्सेदारी को 2019 में भारत सरकार ने खरीद लिया है। ओके, तो इंडियन, और कितने में खरीदा है, 1450 करोड़ में खरीदा है। कितने में खरीदा है, 1450 करोड़ रुपए में इसने भारत सरकार ने मतलब आरबीआई से इसको ट्रांसफर करवा लिया है अपने पास। तो अब किसके पास हो गई भाई ये, अब भारत सरकार की हो गई, ठीक है, एनएचबी, है ना। और ये आवासीय ऋण के क्षेत्र में कार्य करता है। वो तो नेशनल हाउसिंग बैंक मतलब कि आवास के लिए ही कार्य करेगा, है ना। तो नेशनल हाउसिंग पॉलिसी कब आई थी, नेशनल हाउसिंग पॉलिसी आई थी 1988 के तहत, ठीक है। तो नेशनल हाउसिंग पॉलिसी में भी ये कहा गया था कि भाई एक मतलब नेशनल हाउसिंग पॉलिसी जो है वो 1988 में आई थी, इसके तहत इसकी स्थापना नहीं की गई है, ठीक है। ये आई थी 1988 में। ये सिर्फ एक फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि नेशनल हाउसिंग पॉलिसी कब आई थी। तो नेशनल हाउसिंग पॉलिसी 1988 में आई थी, और इसका जो नियंत्रण होता था वो आरबीआई के पास था। लेकिन हम बात करें तो फाइनेंस एक्ट 2018 के द्वारा इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया है। और अगर हम इनिशियल पूंजी की बात करें, इनिशियल कैपिटल की बात करें, तो 100 करोड़ इनिशियल कैपिटल के साथ इसको स्टार्ट किया गया था, और 2018 में ये 1080 करोड़ हो गई है। और जैसा कि मैंने बताया न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। देखो कुछ चीजें होती हैं, जैसे अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो जैसे यहाँ लिखा है इनिशियल कैपिटल, ठीक है। तो कुछ कैपिटल होती है, देखो एक होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, ठीक है। एक होती है इशूड कैपिटल, ठीक है। एक होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, एक होती है इशूड कैपिटल, और एक होता है पेड अप कैपिटल, है ना। इसके अलावा सब्सक्राइबर्स कैपिटल भी होता है। तो ये सब होता क्या है ये समझते हैं पहले हम, तभी हम आगे जाके कैपिटल को पढ़ पाएंगे। तो देखो ए, मानो कोई व्यक्ति ए है, ठीक है। अब किसी भी व्यक्ति को अगर किसी कंपनी की स्थापना करनी है, मान के चलो आप में या मुझ में से किसी एक को एक कंपनी को एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो किसी भी इंसान के पास कितने रास्ते हो सकते हैं किसी कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए, 2 रास्ते हो सकते हैं। कौन कौन से, या तो वो लोन ले ले, क्या, या तो वो लोन ले ले, या शेयर मार्केट में अपने शेयर जारी करके इक्विटी देकर लोगों के साथ इक्विटी मार्केट में जाकर वहां से कैपिटल अरेंज कर ले। तो अगर वो लोन लेता है, अगर उसने लोन लिया तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। चाहे उसकी कंपनी लॉस में भी चली गई तो भी उसे इंटरेस्ट उतना ही देना पड़ेगा, और प्रॉफिट में गई तो भी देना पड़ेगा। प्रॉफिट में चली गई तब तो ठीक है, पर अगर लॉस हो गया तो, इसलिए मैक्सिमम लोग इस चीज को ना करते हुए अपने कुछ शेयर्स यानी कि इक्विटी मार्केट में या शेयर मार्केट में कह सकते हैं, अपने कुछ शेयर जारी कर देते हैं, है ना, कि भाई हम इतने शेयर्स दे रहे हैं, आप लोग खरीदो, जो जितना ज्यादा खरीदेगा उतनी कैपिटल अरेंज हो जाएगी, है ना। तो इससे क्या होता है कि भाई नुकसान हुआ तो आपका और हमारा, फायदा हुआ तो आपका और हमारा, मतलब जितने शेयर होल्डर्स होते हैं उतने ही लोगों का नुकसान भी हो जाता है अगर नुकसान हुआ तो, और अगर फायदा हुआ तो भी वो दोनों के पास चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे में रिस्क जो होता है वो कम होता है, ठीक है। तो इक्विटी मार्केट में हमने शेयर जारी किए मान के चलो, तो इस रास्ते को अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इस रास्ते को अपनाते हुए ए आगे बढ़ता है, ठीक है। क्या, कंपनी एस्टेब्लिश करने के लिए उसने क्या कर दिया भाई, शेयर मार्केट में
शेयर रिलीज कर दिए या अपनी कंपनी का आईपीओ लेकर आ गया। इनिशियल पब्लिक ऑफर सभी ने सुना होगा, है ना। अब आईपीओ आ गया। अब आईपीओ जब आ गया तो इसका मतलब क्या है, देखो कोई भी कंपनी के पास एक अथॉरिटी होती है कि भाई वो इतने से आगे तक का के शेयर जो है वो जारी नहीं कर सकती, एक अमाउंट होता है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि इस कंपनी के पास अमाउंट है 1,000 रुपए का। कितना? 1,000 रुपए की अगर मैं बात करूं तो बहुत मिनिमम जो है, ताकि सभी को समझ में जाए, तो अगर जैसे 1,000 रुपए से मैं स्टार्ट करती हूँ कि मान के चलो हमको 1,000 रुपए की पैसे की जरूरत है किसी कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए, और हमारे पास ऑथराइज्ड अमाउंट कितना है, ये कौन, गवर्नमेंट या आप कह सकते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके द्वारा लीगली ऑथराइज्ड कैपिटल जो है वो किसी भी कंपनी की दी जाती है। और कंपनी अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को शो करती है कि भाई हमने कहा कि मतलब आपको कितनी अथॉरिटी है कि आपको इतनी कैपिटल, मतलब जितने से अधिक तक का कंपनी क्या शेयर जारी नहीं कर सकती, है ना, उसके पास एक लिमिट होती है। तो मान के चलो इसको लिमिट दी, इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल दी 1,000 रुपए, ठीक है। इसको कहा कि तुम 1,000 से ज्यादा की कैपिटल जारी नहीं कर सकते, तो 1,000 क्या हो गया भाई, इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई। नेक्स्ट आती है इशूड कैपिटल। तो देखो ऑथराइज्ड कैपिटल तो ये हो गई भाई, इनको जरूरत थी इतने की तो इन्होंने इतना कर दिया, ठीक है। अब इनके पास ऑथराइज्ड कैपिटल इतनी है, इन्होंने कहा हमको इतने ही की जरूरत है, तो ये इतने ही जारी करेंगे। और अगर इनको इससे ज्यादा की जरूरत है तो इसको इन्हें बढ़वाना पड़ेगा, और उसके लिए प्रोसेस होती है, ठीक है ना। अदरवाइज अब इन्होंने कहा हमारे पास भाई ये है, अब कंपनी क्या करती है, मेनली ऑथराइज्ड कैपिटल से कम के ही शेयर इशू करती है, ताकि फ्यूचर में क्या हो फ्यूचर में कि जब मनी की इनको रिक्वायरमेंट होगी तो कम से कम ये अपने और शेयर जारी कर पाए, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि 1,000 रुपए इन्होंने निकाले और इन्होंने कहा नहीं भाई अभी तो हमको बस 500 रुपए की हमको जरूरत है। कितने की जरूरत है? 500 रुपए की जरूरत है, तो हम इतने ही शेयर इशू करेंगे। तो कितने शेयर, कितने तक के शेयर इशू किए, ये क्या हो गई, इशूड कैपिटल, ठीक है। क्या हो गई ये, इशूड कैपिटल, कितने तक के शेयर आपने इशू किए, ये कहला गई इशूड कैपिटल। तो ये तो हो गया इशूड कैपिटल। अब भाई चलो ठीक है, अब कंपनी के शेयर मार्केट में आ गए, मतलब जो शेयर कंपनी थे उसने कंपनी ने जारी कर दी, सभी लोगों ने जल्दी जल्दी शेयर खरीद लिए। अब शेयर्स क्या होते हैं, बुक किए जाते हैं, है ना। कभी कभी क्या होती है कि कंपनी जो होती है वो ज्यादा शेयर बुक कर देती है ना, मतलब जो सब्सक्राइबर्स आप कह सकते हैं। तो मतलब ये जो कंपनी के शेयर जो बुक करते हैं इनको बोलते हैं हम सब्सक्राइबर्स। कभी कभी शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, कभी कभी अंडर सब्सक्राइब रहते हैं। बट ओवर सब्सक्राइब मतलब जितने शेयर आए हैं उससे ज्यादा बुक हो गए, और अंडर सब्सक्राइब मतलब जितने शेयर हैं उतने भी नहीं बुक हो पाए, है ना। तो वो ठीक है, वो दूसरी बात है। तो हमने कहा कि भाई शेयर इतने तक के आ गए हैं, कंपनी ने इतने रिलीज कर दिए हैं और इतने ही बुक हो गए हैं, ठीक है, टोटल बुक हो गए। तो ये क्या हो गई, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या हो गई, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, है ना, कि भाई इतने शेयर जो हैं वो बुक हो चुके हैं, है ना। अब बाई चांस मान के चलो कंपनी क्या होती है, अपने शेयर होल्डर्स को कॉल करती है, अपने प्रमोटर्स को कॉल करती है कि भाई अभी मुझे इतने तक की जरूरत है, इतने से ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। तो अगर कंपनी ने बात की कि भाई मुझे इतने नहीं चाहिए, मुझे तो 400 ही चाहिए है, अभी तुम इतने बस अरेंज करवा दो, तो उसने बोला चलो ठीक है। ये हो गई क्या, कॉल्ड अप कैपिटल, मतलब कितने शेयर के लिए कंपनी ने आपको कॉल किया है, अपने प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स को कहा है कि भाई मुझे इतने चाहिए। तो इन्होंने कहा चलो चलो ठीक है, तुम्हारा समझ में आ गया मुझे, आप इतने तक कह रहे हो, तो एक काम करते हैं क्या कि भाई इतने तक अरेंज करवाते हैं। अब उनने बोला चलो भाई ठीक है अरेंज करवाते हैं, तो हो गए अरेंज। तो हो गए अरेंज मतलब कि कंपनी को इतने रुपए फाइनली मिल गए, है ना। तो ये क्या हो गई, इसकी पेड अप कैपिटल। क्या हो गई, पेड अप कैपिटल, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, पेड अप कैपिटल। मतलब फाइनली कंपनी को कितने रुपए जारी हुए वो क्या कहलाएगा, पेड अप कैपिटल। कभी कभी क्या होता है कि कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल
तीनों ही कैपिटल एक जैसी हो सकती है, ठीक है, और इशूड कैपिटल का मान भी एक ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई जितने के बड़ी बड़ी कंपनी में ऐसे ही होता है, जितने के शेयर आपने इशू किए सारे शेयर सब्सक्राइब हो जाएंगे, बल्कि ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई इतने के लिए उन्होंने बोला कि भाई हमको इतने ही चाहिए तो हम इतने ही देंगे, ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल कि हाँ भाई हमने इतने इशू किए थे, इतने इशू किए थे तो हमको इतने पूरे चाहिए, ठीक है, तो उन्होंने किया हाँ चलो पूरे इतने देते हैं। इसके बाद पेड अप कैपिटल इनको क्या है, इतने के इतने पूरे मिले, मतलब पूरे सारे शेयर होल्डर्स ने इनको पैसे दिए। तो कभी कभी क्या होता है कि ये चारों ही चीज आपकी समान हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ हो भी जाता है कभी कभार और कभी कभार नहीं भी होता है, ठीक है, ओके। तो ये क्या होती है, कुछ कैपिटल होती है, कुछ वोकेबुलरी है जिसको आपको समझने की जरूरत थी, तो मैंने आपको समझाया। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे तो हम पढ़ रहे थे एनएचबी हमने पढ़ा। बात आती है थर्ड की एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक क्या है? एग्जिम बैंक जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को के पर्पज से बनाया गया है। इस बैंक की जो स्थापना हुई थी 1981 के एक्ट के तहत 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में हमने एग्जिम बैंक को क्या किया था, डेवलप किया था, या कह सकते हैं कि 1982 में हमने इसकी स्थापना की थी। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और देखिए इसमें लिखा है इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करेगा ना ऑब्वियसली, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो कंट्री टू कंट्री होगा, तो फॉरेन ट्रेड को सपोर्ट करने वाली संस्था है जो कि आरबीआई के अंडर में काम करती है। एग्जिम बैंक किसके अंडर में? आरबीआई के अंडर में। वहीं हम अभी इसके प्रीवियस की बात करें तो किसकी? नाबार्ड की। और नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें किसके? एनएचबी की। तो ये दोनों किसके उसमें थी, किसके अंडर में आती थी? ये आती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, बट ये है आरबीआई के अंडर में, ओके है ना। तो एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है यही कि भारत का सबसे बड़ा या सबसे एक्सपोर्ट को प्रमोट करने वाला या इंपोर्ट को प्रमोट करने वाला सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है ये, है ना। और सबसे मेन चीज ये है कि पहले इडबी की शाखा थी। इडबी क्या है? इडबी का मतलब है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की क्या है? ये एक सब्सिडरी है, एक शाखा है, और इस पर भारत सरकार का स्वामित्व है। बेसिकली ये भारत सरकार की स्वामित्व से चलती है, लेकिन रेगुलेशन कौन करता है? आरबीआई करता है, ओके है ना। ये क्या हो गया? एग्जिम बैंक हो गया। एग्जिम बैंक के हमने नेक्स्ट देखा, एग्जिम बैंक के बाद आया कौन? सिडबी। सिडबी का मतलब क्या है? सिडबी का मतलब क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। और स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 1990 में एस्टेब्लिश हुआ था। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1990 में इसको हमने एस्टेब्लिश किया था। और सिडबी जो है इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है लखनऊ में। कहाँ देखने को मिलता है? लखनऊ में। सिडबी जो है बेसिकली किस चीज के लिए डेवलप किया गया है? एमएसएमई, मतलब स्मॉल जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं आप कह सकते हैं। सिडबी की अगर मैं बात करूं तो जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है ना उनको डेवलप करने के लिए हमने सिडबी को लाया है, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब आपके यहाँ कोई है, आपके यहाँ किसी को कह सकते हैं घर में जैसे बीड़ी बनाने के उद्योग होते हैं, या आप चूड़ी उद्योग कह सकते हैं, ताला उद्योग कह सकते हैं, इन सब जो छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं इन इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए हमने क्या? सिडबी की स्थापना की है, ठीक है। तो सिडबी के कौन है? मनोज मित्तल। एमडी कौन है? मनोज मित्तल। सिडबी के एमडी कौन है? मनोज मित्तल, ओके है ना। और सिडबी जो है वो बेसिकली 1990 में इसको संसदीय अधिनियम 1979 के द्वारा इडबी की अनुषंगी शाखा के तौर पर इसकी स्थापना की गई, और मुख्य रूप से एमएसएमई के वित्तीय संस्था के रूप में ये कार्यरत है, ओके। एमएसएमई को क्या? फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत अच्छे से प्रोवाइड करती है ये। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? लखनऊ में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये कौन हो गया भाई? सिडबी हो गया, है ना। सिडबी के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट है हमारे पास नेबफिड।
नेबिफिड क्यों इंपॉर्टेंट है? नेबिफिड क्या है? नेशनल बैंक फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, या कह सकते हैं नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंडस्ट्री, फॉर फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब बेसिकली इंडस्ट्रियल सॉरी इंडस्ट्रियल नहीं आएगा यहाँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है ये। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या समझते हैं सभी? बिजली हो गई, पानी हो गया, है ना, इसके अलावा रोडवेज हो गए, हाईवेज हो गए, ये सब चीजें क्या है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही, ब्रिजेस हो गए, है ना, ब्रिज बने, इन सब चीजों जिस मतलब हमारी आधारभूत इकाई की बात हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए फाइनेंसिंग कौन प्रोवाइड करती है? एनएचबी करता है। एनएचबी की जो स्थापना हुई थी वो 19 अप्रैल 2021 यानी कि 2021। तो ये क्या है, इस हिसाब से ये क्या कहलाएगा? न्यूएस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो अगर पूछा जाए न्यूएस्ट एआईएफआई, है ना, तो न्यूएस्ट एआईएफआई कौन सा है? नेबिफिड। कौन सा है? नेबिफिड। ओके, तो नेबिफिड जो है वो न्यूएस्ट एआईएफआई है, और बेसिकली ये पहला ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में दर्जा दिया गया है। क्या? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में इसको दर्जा देने दिया गया है, और ऐसा करने वाला ये पहला इंस्टीट्यूट है। इसे विकास वित्तीय संस्थान के तौर पर लाया गया है। ये देखो लिखा हुआ है विकास वित्तीय संस्थान, मतलब एज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। बाकी सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बट एज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर किसी को लाया गया है तो वो कौन है? नेबिफिड। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई भारत का पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा है, विकास वित्तीय संस्थान कौन सा है, तो 2021 में स्टैब्लिश किया गया नेबिफिड जो है वो भारत का पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करता है, और बुनियादी ढांचे, और बुनियादी ढांचा मतलब वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, और इसको ये डेवलप करता है और उसके लिए फाइनेंसिंग करता है। अब अगर हम बात करें तो भारत का पहला भारत का पहला विकास वित्तीय संस्थान विकास वित्तीय संस्थान जो है वो यही है, लेकिन इसके पहले आया था आईएफसीआई, मतलब आईएफसीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, इसको लाया गया बट इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है, और ये जो है अभी भी काम में है ना, ये अभी भी वर्क कर रहा है, यानी कि इसको अभी स्टैब्लिश किया गया है। तो इसलिए नाम जो है अगर पूछा जाए कौन सा है तो ये नाम लिख सकते हैं, और अभी जो वर्क कर रहा है वो कौन सा है तो आपको ये वाला नाम लिखना है, ठीक है ना। दो अलग अलग चीजें याद रखना। फर्स्ट जो अगर हम बात करें विकास वित्तीय संस्थान, फर्स्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर हम बात करें एआईएफआई के अंदर फर्स्ट विकास वित्तीय संस्थान कौन सा है, तो वो कौन सा है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ओके, है ना। अब 100% ये स्वामित्व जो है इस पर भारत सरकार का ही है, मतलब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, बट इसको स्टिल इसको रेगुलेट कौन करेगा? आरबीआई रेगुलेट करेगी, है ना। जैसा कि लिखा है इसमें कि इसको आरबीआई द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, चूंकि दो अलग चीजें हैं, एक है रेगुलेशन और दूसरा है सुपरविजन, है ना। तो आरबीआई के एक्ट के जरिए, आरबीआई के दो जो है आरबीआई एक्ट में दो धारा हैं, 45L और 45N। तो 45L और 45N के तहत इसको क्या किया जाता है? 45L और 45N के तहत इसको आरबीआई द्वारा रेगुलेट और सुपरवाइज किया जाता है। कौन सा इंस्टीट्यूशन किया जाता है? नेबिफिड। वही नेबिफिड जो है वो क्या करेगा? दीर्घकालिक ऋण यानी कि लॉन्ग टर्म आपको लोन प्रोवाइड करेगा। लॉन्ग टर्म लोन ही क्यों प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करेगा। कारण क्या है इसका? कि देखो भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी जल्दी तो डेवलप हो नहीं जाता, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको रोड बनाना है, आपको हाईवेज को अच्छे से डेवलप करना है, तो इसके लिए लोन भी तो आपको लंबे समय के लिए लेना पड़ेगा ना,
है ना। छोटा मोटा लोन तो आप ले नहीं सकते हो, कोई बड़ा लोन ही आपको लेना पड़ेगा, राइट। तो इसी और लंबे समय के लिए आपको लेना होगा, क्योंकि इसको लोन को चुकाना भी आसान नहीं होता। तो ये सारी चीजें जो है वित्तीय इस मतलब ये सारी चीजें जो है वो नेबफिड करता है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म लोन देता है आपको, ठीक है भाई। हम बात करें हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर नेबफिड का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, ओके, है ना। तो इस तरह से नेबफिड जो है इस तरीके से काम करता है ना। नेबफिड का काम ये है भाई, ये देखो, है ना। तो ये हो गया नेबफिड। अब नेबफिड की, और हाँ देखो ये चीज और रह गई, सॉरी, नाबार्ड में एक चीज रह गई है हमें देखने के लिए। नाबार्ड के अंदर हमको उसकी सहायक कंपनियां भी देखनी थी, है ना। नाबार्ड के अंदर कुल 6 से 7 लगभग सहायक कंपनियां, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ टोटल 7 जो है नाबार्ड के अंदर उसकी सहायक कंपनियां हैं, यानी कि सहायक कंपनी यानी सब्सिडरीज है ना। नाबार्ड के अंदर जो वर्क करने वाली सब्सिडरीज है वो कितनी है, टोटल 7 सब्सिडरीज है। फर्स्ट सब्सिडरी कौन सी हो गई, नैब किसान। कौन सी हो गई, नैब किसान। अच्छा, नैब किसान नाम से ही समझ में आ रहा होगा नैब किसान क्या है। नैब किसान किसके लिए काम करेगी, किसानों के लिए काम करेगी। किसके लिए काम करेगी, किसानों के लिए काम करेगी। तो रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, है ना, रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये लिखा है देखो, कृषि और ग्रामीण विकास, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए इसकी कौन सी शाखा काम करेगी, नैब किसान। वहीं बात करें नैब समृद्धि की, तो नैब समृद्धि दूसरी संस्था है जो नाबार्ड के अंतर्गत काम करती है, और ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास यानी कि रूरल डेवलपमेंट। देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन कब होगा, जब छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों तक आपकी पहुंच हो जाएगी मनी की, और फाइनेंशियल जो हेल्प है वो आपके छोटे छोटे गांवों तक पहुंच जाएगी, तब आप कह सकते हो कि हाँ भाई आप फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस की ओर आगे बढ़ रहे हो। तो वही चीज है कि फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रूरल डेवलपमेंट। समृद्धि का मतलब क्या होता है, समृद्धि मतलब, समृद्धि तो हम इसी को बोलते हैं ना कि भाई हमारे पास जितना पैसा है ना, तो उसी को समृद्धि बोलते हैं ना। तो वही चीज है कि आपके पास कितना पैसा है, तो वही कि ग्रामीण एरिया में हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना है, उसके लिए नैब समृद्धि को लेकर आए, नाबार्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है नैब फिन्स लिमिटेड। नैब फिन्स जो है नैब फिन्स लिमिटेड क्या काम करती है, नैब फिन्स क्या करेगी, फिन्स से मतलब समझो फाइनेंस, ठीक है। तो फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं उनके लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है और उनको फाइनेंसिंग देना है, यानी कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज को के लिए इन्वेस्टमेंट करने का और उसका फाइनेंसिंग करने का काम कौन करेगा, नैब फिन्स। वहीं नैब फाउंडेशन की हम बात करें तो ग्रामीण विकास और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करती है, यानी कि ग्रामीण विकास मतलब आप क्या कहोगे, रूरल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। वहीं हम बात करें नैब नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो जैसा समझ में ही आ रहा है शब्द से कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी मतलब क्या होगा कि परामर्श देने वाली शाखा होगी। भाई आपको लोन लेना है ना, या आपको कोई कृषि उपकरण खरीदना है, या किसी भी चीज के लिए अगर आपको हेल्प की जरूरत है, तो कंसल्टेंसी सर्विसेज, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है आपको परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करती है। मतलब आप कह सकते हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ओके। सॉरी। नेक्स्ट है नैब वेंचर्स। नैब वेंचर्स जो है वो स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में बिजनेस को डेवलप करने के लिए लोन प्रोवाइड करती है। क्या, अगर आप किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और आपको बिजनेस डेवलप करना है, तो किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं नहीं करते मैटर नहीं करता, अगर आपको रूरल एरिया में कोई बिजनेस डेवलप करना है तो आपको किस तरीके से वर्क करना होगा, और वहाँ के लिए आपको जो फाइनेंशियल हेल्प होगी वो कौन प्रोवाइड करेगा, नैब वेंचर प्रोवाइड करेगा। वहीं हम बात करें नैब प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्शन से समझ में आ रहा भाई कोई संरक्षण होगा, है ना। तो एनवायरमेंटल संरक्षण के लिए रूरल एरियाज में नैब प्रोटेक्शन आती है। क्या, नैब प्रोटेक्शन क्या काम करती है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब
आप कह सकते हो वाटर मैनेजमेंट, या कह सकते हो भूमि संरक्षण, या कह सकते हो अदर एनवायरमेंटल इनिशिएटिव। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोटेक्शन के लिए काम करने वाली जो नाबार्ड की सब्सिडरी है उसका नाम है नैब प्रोटेक्शन। तो इस तरह से टोटल 7 सब्सिडरीज हमको नाबार्ड की देखने को मिलती हैं। तो नाबार्ड के अंदर हमने जो ये देखा था कि भाई पहली नाबार्ड थी, तो नाबार्ड में एक चीज और ऐड करना है हमको कि हमारे पास क्या है, क्या काम करती है नाबार्ड, है ना। तो नाबार्ड की स्थापना सिवरन समिति की सिफारिश पर हुई थी। इसमें हाँ इसकी 7 अनुषंगीय शाखाएं हैं जो आपको ऐड करनी है इसमें। इसके अलावा और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इसमें नहीं है नाबार्ड में, ओके, है ना। अच्छा, इसके एमडी याद रखना कौन है, शाहजी केवी, जिनका नाम है। नाबार्ड के एमडी जो है शाहजी केवी, और सिडबी के एमडी भी मैंने बताया आपको कौन है, मनोज मित्तल। अच्छा, एग्जिम के एमडी है हर्षा बंगारी। एग्जिम के एमडी कौन है, एग्जिम की अगर हम बात करें एग्जिम तो है हर्षा बंगारी। कौन है एमडी, हर्षा बंगारी। हर्षा बंगारी एग्जिम की एमडी है, ओके, है ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है। तो ये हुआ आज का लेक्चर जिसमें हमने क्या देखा कि भाई कौन सी कंपनी क्या काम कर रही है, कहाँ कौन सा काम हो रहा है, कैसे कैसे क्या क्या काम होते हैं, नाबार्ड क्या काम करता है। तो नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ भाई, हमने क्या क्या पढ़ा, नाबार्ड पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा, एनएचबी पढ़ा, नेशनल हाउसिंग बैंक। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एग्जिम पढ़ा, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, सिडबी पढ़ा, है ना। और नेक्स्ट हमने पढ़ा नेबफिड, ठीक है। तो इन सब की स्थापना हम देखें, नाबार्ड 2 जुलाई 1982 को इस्टेब्लिश हुआ, है ना। वही हम बात करें एनएचबी, तो एनएचबी की स्थापना भी 1981 के एक्ट के द्वारा 1982 में हुई थी, है ना। 1982 में डेवलप हुआ, इस्टेब्लिश हुआ था ये, है ना, ठीक है। 1982 में इसकी स्थापना होती है। 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था, है ना। सिडबी कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1990 में इस्टेब्लिश हुआ था। वही नेबफिड की बात करें 2021 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, ओके, मुंबई में है। ये भी मुंबई में है, ये लखनऊ में है, ओके, ये लखनऊ में है, इसको याद रखना है, ये मुंबई का है ना। एग्जिम बैंक कहाँ है, एग्जिम बैंक, हाँ, मुंबई, ठीक है। ये कहाँ है एनएचबी, ये दिल्ली में है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये 1982 को इस्टेब्लिश हुआ था, ये याद रखना, ये 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था, ओके। इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर यहाँ से कुछ एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है। नाबार्ड की हमने क्या पढ़ा, 7 अनुषंगीय शाखाएं पढ़ी, तो 7 शाखाएं याद रखना। एक चीज और है कि भाई सिडबी किस शाखा का हिस्सा था, इडबी का हिस्सा था, है ना। स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया से आया है। तो ये क्या है, पूरे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आज हमने देखे, राइट, है ना। कौन सा किस क्षेत्र में काम करता है, एमडी और देख लो, एमडी कौन है, शाहजी केवी, है ना। वही हम बात करें सिडबी कौन है, मनोज मित्तल। यहाँ कौन है, हर्षा बंगारी, है ना, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ये है। और न्यूएस्ट कौन है, न्यूएस्ट फाइनेंशियल ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा है हमारे पास, नेबफिड है, ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।
तो यहाँ हमने सारी AIFIs कंप्लीट कर ली हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर के लिए यही लेने देते हैं, नेक्स्ट हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके।